नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज तो 49.2% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है जिसकी परसेंटेज 70.19% है। वहीं दिल्ली की बात करें तो सबसे कम 44.58% मतदान हुआ है। तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 49.2% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और यह आंकड़ा है 70.19%। वहीं दिल्ली में सबसे कम वोटिंग हुई है 44.58% ये वोटिंग है जो कि दिल्ली में हुई है। तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, कहां कहां कितनी वोटिंग हुई है ये जानकारी भी दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 70.19% तक ये वोटिंग हुई है और ऐसे में माना जा रहा है एक बार फिर से पश्चिम बंगाल ने बाजी मारी है मतदान करने में। तो छठा चरण है आज मतदान का। 8 प्रदेशों की सीटों पर 58 सीटें हैं जहां पर वोट आज डल रहे हैं। तो छठा फेज है वोटिंग का, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया 3 बजे तक वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कम है। 49.2% वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में। तो 3 बजे तक के आंकड़े हैं। दिल्ली में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है 44.58% वोटिंग हुई है दिल्ली में। दोपहर 3 बजे तक ये मतदान है जो हम आपको बता रहे हैं। तो तकरीबन 49.2% वोटिंग हुई है। तो ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं लगातार और अपडेट इसके साथ साथ आपको देते रहेंगे। फिलहाल रुख करेंगे अपने गेस्ट का और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर धीरज जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनीष हिंदवी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और वहीं हमारे साथ डॉक्टर कुमार रामकृष्ण भी जुड़े हुए हैं और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ये आंकड़ा जो कम होता हुआ दिख रहा है, छठा फेज है वोटिंग का, लेकिन उत्साह आज भी नहीं है। धीरज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे आखिर ये ट्रेंड क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ये ट्रेंड ये कह रहा है कि जो मतदाता के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए और जिस तरह की फैसिलिटी दी जानी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं और इसको सुधारने के दिशा में जो चुनाव आयोग का प्रयास चल रहा है उसको और तीव्रतर करने की आवश्यकता है। जैसे देखिए, अगर कोई पर्यटन के उद्देश्य से या जरूरी काम के उद्देश्य से, अनिवार्य कार्यों के उद्देश्य से कहीं दूसरी जगह पे गए हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था जिस पर चर्चा चल रही है लेकिन उसको जल्दी से कार्यान्वित करना चाहिए ताकि वो अपने आवश्यक काम को हानि किए बिना उस मताधिकार के महत्वपूर्ण अधिकार को प्रयोग में ला सकें। दूसरी तरफ आप देखिए कि वृद्ध लोग जो हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है कि आप मोबाइल से पंजीकृत करके अपने वोट को दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है जिसकी बहुत ही आवश्यकता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपुल हैं उन लोगों के लिए उनको जो है विशेष रूप से जो व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको भी मोबाइल से और पंजीकृत करके वोट देने की आवश्यकता है ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं दूसरी तरफ इसमें यह भी कारगर कदम हो सकता है कि जिस तरह से हम कहीं से ट्रेड फेयर या कुछ तरह की व्यवस्था करते हैं उसके लिए लाने ले जाने की व्यवस्था करते हैं, तो उस तरह की भी कुछ सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए ताकि लोग जो हैं सुविधापूर्वक अपने मतदान के अधिकार को प्रयोग कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ ये भी आवश्यकता है कि देश में विभिन्न राज्यों से जो अलग अलग क्षेत्रों में जो गए हुए हैं लोग काम करने के लिए, और उन लोगों को खास करके विशेष कठिनाई है कि वो अपने मूल स्थान पे जाकर के मतदान का प्रयोग कर सकें, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होनी चाहिए ताकि वो वहीं से अपने मत का प्रयोग कर सकें। जो अभी तक हम लोग के लिए डिफेंस और अधिकारियों के लिए जो इस तरह की रणनीति है कि आप पोस्टल बैटल की आवश्यकता को जानते हैं, तो उसी तरह से इन लोगों के लिए विशेष एक प्रावधान करना चाहिए ताकि ये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ईसीआई को ये कदम उठाना चाहिए। निपुण जी, आपको क्या लगता है? हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था कि सभी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, चाहे पानी से जुड़ी हुई हो। इसके साथ साथ वहां पर डॉक्टर की व्यवस्थाएं भी की गई, जो बूथ्स हैं वहां पर पूरी तरह से
सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये वोटिंग परसेंटेज कम है तो इसको लेकर हम आपसे पूछेंगे क्या कुछ आपका जवाब है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, जरा अपने दर्शकों को इस खबर से रूबरू करा देते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त ये बड़ी खबर, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से राकेश दौलताबाद का निधन हुआ है, दुखद खबर है ये। और हार्ट अटैक से जिस तरह से राकेश दौलताबाद का निधन हुआ, गुरुग्राम से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। छठे चरण का मतदान और इस बीच ये खबर आ रही है कि बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से राकेश दौलताबाद का निधन हुआ है। गुरुग्राम से इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बादशाहपुर से विधायक हैं राकेश दौलताबाद, जिनका आकस्मिक निधन हुआ है। बताया जा रहा है हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है। तो गुरुग्राम से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद का निधन हुआ है। छठे चरण का मतदान और इसी बीच ये दुखद खबर, हार्ट अटैक से राकेश दौलताबाद का निधन। बड़ी खबर है इस वक्त ये गुरुग्राम से, जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। वोटिंग चल रही है और वोटिंग के दौरान ही जिस तरह से ये खबर आई है, दुखद खबर है ये, राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर गुरुग्राम से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको जो हम बता रहे हैं, बादशाहपुर से विधायक थे राकेश दौलताबाद, जिनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है हार्ट अटैक के चलते इनका निधन हुआ है। आगे बढ़ते अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो वोटिंग परसेंटेज है वो सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक क्यों नहीं हो पा रहा है। छठा चरण है आज और ऐसे में निपुण जी से सवाल था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दावा किया गया था कि सभी तरह के इंतजामात किए जाएंगे बूथ पर, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हम इसे कैसे समझे? क्या लोगों में निराशा है या फिर बदलाव का कोई मूड नहीं है? क्या कुछ ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया और अभी जैसे मुझसे पूर्व धीरज जी बोल रहे थे, देखिए वो बातें सही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये संरचनात्मक और कार्यात्मक कुछ सुविधाएं की जानी चाहिए, कार्य किए जाने चाहिए। लेकिन हम आज की बात भी करें तो आज भी निर्वाचन आयोग ने कूलर तक लगाए हुए हैं, तमाम पानी की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, यहाँ तक कि विकलांगों के लिए जो व्हील चेयर है वो तक की व्यवस्थाएं हैं। इसमें सुधार होना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस प्रकार 2014-2019 में वोटिंग हुआ और यही मौसम था, यही वेदर था, मई में आपके चुनाव हो रहे थे, जून में आपके रिजल्ट आ रहे थे, तो जब वहाँ पर आपका प्रतिशत अच्छा था तो इस बार प्रतिशत अच्छा क्यों नहीं है, ये समीक्षा करने की जरूरत है कि भाई पहले के मुकाबले अब कम क्यों हुआ। हाँ, हम कहेंगे भी 90% हो जाए, 80% हो जाए, तो उसके लिए जो धीरज जी के सुझाव थे इसमें कोई दो राय नहीं, वो सब होने चाहिए। और निर्वाचन आयोग ने इसमें 2015 में आयोग भी बनाया था कि हम कैसे ऑनलाइन वगैरह कर या पोस्टल जो करते हैं, पोस्टल हम जो व्यवस्था देखते हैं, पोस्टल के आधार पर भी किया सकता है। मुद्दा क्या है कि इस बार इतना कम होने का कारण देखिए, 2014 का जो चुनाव था, 2014 का आप चुनाव देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ एक प्रकार का पूरा माहौल था। माहौल कैसे था, चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे रामदेव जी का आंदोलन हो। उसके बाद हम बात करें बीजेपी ने जिस प्रकार से कैंपेनिंग की और जिस प्रकार के स्लोगन, जिस प्रकार के नारे थे, वो नारे बहुत हुई महंगाई की मार, जनता के दिमाग में ये बातें बैठी थी और जनता ने इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 19 का था राष्ट्रवाद के ऊपर चला गया और पूरा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोटिंग हुआ। इस बार मुझे जो लगता है कि विपक्ष जो है एक तो सही तरीके से मुद्दे बना नहीं पाया, गठबंधन बहुत लेट हुआ, गठबंधन होने के बाद जिसने गठबंधन किया वही सबसे पहले निकलकर बाहर हुआ। उसके बाद जो गठबंधन बनने के बाद भी एक ऐसा गठबंधन जो समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर साथ में कहीं पर खिलाफ खड़े हैं। हम देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ, पंजाब हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, केरल में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, कहीं भी आप देखें तो गठबंधन पूरा नहीं। दूसरा, एक कॉमन एजेंडा होना चाहिए था, इतना कन्फ्यूजन कर दिया। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेकर खड़ी हो गई। एक कह रही 30 लाख नौकरी, एक कह रही 1 करोड़ नौकरी, एक कह रही है कि हम 1 लाख रुपया देंगे, एक कह रही ये हम करेंगे। इतना कन्फ्यूजन, जनता ये पूछ रही है कि भाई अगर तुम आ जाओगे तो तुम किस किस के वादे पूरे करोगे। केजरीवाल अपनी गारंटी लेकर आ रहे हैं। और देखिए दिल्ली का जो मुझे लगता है कि इतना कम प्रतिशत वोट होना, इसमें सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है वो आम आदमी पार्टी की है। इसने इतना निराश किया है भारत को, केवल दिल्ली को नहीं पूरी भारत की जनता को। ये वो पार्टी है जो सुचिता की राजनीति करके बात आई थी। हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, इनके ऊपर आरोप भी है, प्रतिरोप भी है, सब कुछ है। लेकिन ये वो पार्टी थी जिसने कहा था हम सुचिता की राजनीति करेंगे, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। लेकिन हुआ क्या, जेल जाने के बाद
इस्तीफा नहीं, अपनी यहाँ की महिला कार्यकर्ता जो 10 साल महिला आयोग की अध्यक्ष रही और ऊपर से राज्यसभा सांसद, और घर बुलाकर उनकी पिटाई होती है, और ये रिकॉर्ड है। पहले आपका मुख्य सचिव को पिटवाया गया, उसका देखिए योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण के साथ किस प्रकार से जो उनकी पार्टी मीटिंग में बदतमीजी हुई। तो जो इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट, इस प्रकार का जो माहौल है, उस माहौल से लगातार मुद्दाओं में क्या निराशा है। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये विपक्ष की कमजोरी है, मनीष जी भी हमारे पक्ष साथ की ओर से मौजूद नहीं। हैं। रुक करेंगे मनीष जी का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के झारग्राम में हिंसा हुई है। बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू पर हमला हुआ है। जान बचाकर भागे प्रणत टुडू, ये बड़ी खबर। बीजेपी के प्रत्याशी प्रणत टुडू पर हमला हुआ है, जान बचाकर वो भागे हैं। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। बंगाल के झारग्राम में हिंसा हुई है। हिंसा से जुड़ी खबर एक बार फिर से बंगाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रणत पर हमला हुआ है। जान बचाकर प्रणत भागते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट प्रणत पर हमला हुआ। बंगाल से खबर है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रणत और इन पर हमला हुआ है। काफी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से उन पर हमला किया गया और बेहद मुश्किल के साथ वो भागते हुए वहां से दिख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल भी साथ में मौजूद हैं। बीजेपी के प्रत्याशी प्रणत पर हमला हुआ है, जान बचाकर बेहद मुश्किल से वो भागे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रणत टुडू पर हमला हुआ है। हमला करने वाले कौन है, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर ये हमला हुआ है झारग्राम में। बंगाल का झारग्राम है जहां पर हिंसा हुई है। और अगर बीजेपी प्रत्याशी प्रणत पर ये हमला हुआ है, आप समझ सकते हैं किस तरह की सिक्योरिटी वहां की है। हालांकि साथ में सुरक्षाकर्मी भी नजर आ रहे हैं। हमलावर कौन है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है किस तरह से जान बचाते हुए बीजेपी प्रत्याशी भागते हुए दिख रहे हैं। तो बंगाल के झारग्राम में यह हिंसा हुई है। अचानक यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन पर हमला कर दिया जाता है और फिर वो अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो लगातार इस तरह की खबरें पश्चिम बंगाल से हर फेज में आती है। और रुक करेंगे मनीष हिंदवी जी का। मनीष जी, तो जिस तरह से बात की जा रही है वोटिंग परसेंटेज को लेकर और खासतौर से दिल्ली में निराशा हाथ लग रही है जहां पर ये प्रतिशत बेहद कम है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे नहीं थे जिससे कि वो लोगों को ये समझा पाए कि जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी 10 वर्षों से राज कर रही है उन्हें कैसे हटाएं, उनमें क्या खामियां हैं? मनीष जी अनम्यूट कर दीजिए पहले, उसके बाद अपना जवाब दीजिए सर। अब आ रही है आवाज? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बन रखा है, आदमी सिर्फ बुनियादी मसलों पे बात करना चाह रहा है। वो महंगाई की बात करना चाह रहा है, किसान की अपनी समस्याएं, उन समस्याओं की बात करना चाह रहा है। ये युवा देश है। 18 से 35 साल के बीच में हमारी 60% आबादी है। युवा अपनी बात करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट अभी आई है कि अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें 83 युवा हैं। यानी बाप रिटायरमेंट कगार पर है और जवान बेटे घर में बेरोजगार बैठे हैं। इन मसलों को उठा कौन रहा है? विपक्षी तो उठा रहा है, हम ही तो उठा रहे हैं। हम पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनकी बात उठा रहे हैं, उनकी समस्या उठा रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए तो किस तरीके के बदलाव करेंगे। चाहे महालक्ष्मी योजना हो, चाहे युवाओं को स्टाइपेंड देने की बात हो, वो कौन कर रहा है? वो ये भी जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल बाद जब सत्ता के मंच पे सत्ता में रहने के बाद मंच पर खड़े होते हैं तो उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। वो आज भी कांग्रेस की आलोचना करके, वो आज भी झूठ बोल के, वो आज भी हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। आज अभी देर पहले का एक भाषण है, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को मुजरा करना हो तो करे। ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि कितनी हताशा उनके अंदर घर कर गई है कि वो इस तरह की घटिया भाषा और शब्दावली का प्रयोग करने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो हताश हो गए हैं, निराश हैं। तो तमाम इस तरीके मतलब कुछ भी नहीं उनके पास कहने के लिए, एक काम नहीं है जो दिखा सके। युवा पूछ रहा है कि कब देंगे? आप कहीं भी पब्लिक ओपिनियन करा लीजिए युवाओं के बीच में, जिस तरीके का गुस्सा उनके बीच में है। तो ये पूरा का पूरा चुनाव हो रहा है बुनियादी मसलों जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है। एक बात आप जानकर चलिए कि
जो भाजपा का कार्यकर्ता है, अपना जो भाजपा का समर्पित कैडर है, पदाधिकारी, वो सब घर बैठ गया है। वो खुद निराश है इनके सत्ता से, इनकी चीजों से, और वो वोट नहीं डालना चाहते। इस चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि किस तरह का गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ है भाजपा को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की विफलता को लेकर, उनकी नाकामी को लेकर, और 4 जून को परिणाम सामने आ जाएंगे। जी ठीक है महेश जी, तो ये गुस्सा है जनता का जो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसके चलते ये वोटिंग परसेंटेज इतनी कम होती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो बात कही वो लोगों को भी समझ में नहीं आई होगी कि आप जो लॉजिक दे रहे हैं, जो आप तर्क दे रहे हैं, वो किसी भी तरह से इस भारतवर्ष में आज के डेट में, आज के परिवेश में, आज का जो वातावरण है जिसमें कि आप पूरी तरह से विफल हुए हैं। आपके प्रत्याशी क्या, विनिपुण जी क्या कह रहे थे कि इंडी गठबंधन जो है उसको सहेजते सहेजते पता चला कि उसमें मतलब वो उसकी खाका तैयार नहीं हुआ, तब तक पता चला कि जितने संगी साथी थे सब भाग खड़े हुए, और उसके बाद बचा तो जो जिनके साथ आप हाथ मिला के चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वहाँ पर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, और कुछ जगह तो ऐसा भी हुआ कि जो आप प्रत्याशी खड़ा किए वो भी भाग खड़े हुए। तो आपका तो ये कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि ये देश और ये जनता आज की डेट में सूचना क्रांति का युग है। लगभग सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि कौन देश में क्या कर रहा है, किस प्रकार से कौन थाईलैंड जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किस तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, किस प्रकार से सिर्फ जब चुनाव होता है तो कहीं आदमी का चेहरा दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में कहीं न कहीं हमारी जो एक राजनीतिक जो एक वातावरण बनना चाहिए चुनाव की दृष्टि से, उसमें विपक्ष का जो एक रोल होना चाहिए, जो भूमिका होनी चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में, जो इनके अलग अलग छत्रप हैं, जो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है, उनकी भूमिका भी आज देखिए किस तरह से बन गई है कि आज की डेट में इनके जो संगी साथी हैं ये तो खुद भ्रष्टाचार में डूबे ही हैं। जो इनके संगी साथी भी है, ये जो सिलेक्शन भी कर रहे हैं अपना संगी साथी अलायंस, वो लोग भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई किसी के यहाँ नोटों का पहाड़ निकल रहा है, कोई जेल के अंदर जा रहा है, और जेल के अंदर जाने में भी फक्र महसूस कर रहा है। ऐसा मतलब उसमें भी अब आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी दिल्ली में हमारे नीरज जी भी और इधर निपुण जी भी, दोनों व्यक्तियों ने ये बात उठाई कि भाई जिस प्रकार की वोट ऑफ परसेंटेज दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी है, और यहाँ पे तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखी गई। हर एक बूथ पे हर एक साधन संपन्न तरीके से लोग अपने वोट को जो है वो कास्ट करने के लिए बिल्कुल सक्षम है। लेकिन आखिर में वोटिंग कम होना कारण स्पष्ट है कि आप कन्हैया जैसे लोगों को लेके आएंगे जो भारत माता के टुकड़ा करने की बात करेगा, उसको लोग कहाँ से वोट देने जाएंगे, उसको क्यों वोट देंगे? समझने वाली बात है। आप जहाँ पे एक राज्यसभा की सांसद, महिला सांसद, आप वही लोग हैं जो महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार को लेके हर रोज जो है गाना गाते थे। आज वही महिला सांसद को जो है दे पिटाई, मतलब आप जिस प्रकार से एक महिला उत्पीड़न का, अच्छा एक नहीं घटना, कई घटनाएं घटी। अब दिल्ली हाई कोर्ट का आज 2 दिन पहले आप देखिए कि जिस प्रकार से आदेश आया कि शराब घोटाले के मामले में जैसे ये वीर बांकुड़े भगत सिंह तक को इन्वॉल्व कर लिए, महात्मा गांधी को इन्वॉल्व कर लिए, यही कांग्रेस उस केजरीवाल को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। अब पता नहीं वो शराब मामला वो क्यों इनको दिख रहा है कि शराब जो है वो शराब नहीं रहा, अब इनके लिए वो शबाब हो गया। ये जो सोच है, ये जो समझ है, जनता इस चीज़ से, और देखिए हर एक पार्लियामेंट्री ब्लॉक में हर एक पार्टी का कुछ ना कुछ वोट होता है। वो वोटर जो है आज, वो सपोर्टर जो है कहीं हमारे विपक्षी मित्रों को आज काम नहीं आ रहे हैं, जो आप हमारे ऊपर कह रहे हैं। सवाल ये है हम काम कर रहे हैं, हम कहीं देश को जो है, आज देश जो है 10 साल पहले जो है 11 लाख करोड़ का बजट होता था, आज 60 लाख करोड़ का बजट है। अंतर तो है ना। आज कहीं खुशहाली है, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। पीएफ का एक निकालिए आंकड़ा, मैं चुनौती देता हूं आपको कि पीएफ में अभी जनवरी में लगभग 2 करोड़ 18 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन है, और आप लोग मजाक बनाए हुए हैं कि देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, लोगों को कहीं भोजन मिल रहा है, लोग भूखे नहीं सो रहे हैं। आप लोग की चिंता यही है कि लोग भूखे सो जाते थे। इस देश में गरीबी रहेगी तो आप लोग को गरीबी का नारा
आप लोग हमेशा हर अपने मैनिफेस्टो में कहीं डालते हुए नजर आएंगे। ये आंकड़ों का जिक्र किया जा रहा है, आंकड़े जो हैं उसमें ये स्पष्ट है कितनी बेरोजगारी है, कितनी यहाँ पर विकास हो रहा है। ठीक है, मनोज जी का हम रुख कर लेते हैं। मनोज लाल मनु जी जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मनोज जी, आपको क्या लगता है ये जो लोग मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं? ठीक है, आपसे सर एक बार फिर से रुक करेंगे आपकी तरफ और पूछेंगे अपने कुछ सवाल, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए।